नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं दीपों का यह त्यौहार आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आएगा और आपके जीवन में फैले अंधकार को दूर करेगा। कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम हो चुका है। आयोग के द्वारा आंसर की रिलीज की जा चुकी है। आप में से काफ़ी लोगों का एग्ज़ाम रहा होगा। आशा करते हैं अच्छा गया होगा सभी का एग्ज़ाम। इसके अलावा उत्तराखंड प्रवक्ता मुख्य परीक्षा का एग्ज़ाम का संपादन भी हो चुका है और आप में से काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का ये एग्ज़ाम था। आशा करते हैं आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा गया होगा। मैं आप सभी के सफलता की कामना करता हूँ। इसके बाद हमारा मुख्य फोकस है उत्तराखंड वन क्षेत्राधिकारी परीक्षा और लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम। दोस्तों, ये दो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम अब आगे आने वाले हैं और इन दो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम में सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है उत्तराखंड जीके। इन महत्वपूर्ण एग्जाम में अगर आपको सफलता चाहिए तो उत्तराखंड जीके तो पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत बड़े पोर्शन को ये कवर करती है। बहुत सारे प्रश्न उत्तराखंड जीके से आते हैं। आपको अगर उत्तराखंड जीके बिल्कुल भी नहीं आती तो आप यहाँ से हमारे साथ शुरू कर सकते हैं। हमने बिल्कुल शुरू से सीरीज को शुरू किया है। उत्तराखंड की सीरीज़ हमने ऑलरेडी शुरू कर दी थी और बिल्कुल स्टार्टिंग से हमने उसको शुरू किया है। बाकी जो वीडियोज़ हैं आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। हमने वहाँ उत्तराखंड जी के नाम से प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ से आप अन्य वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम दोस्तों उत्तराखंड के अंतर्गत शासन प्रशासन के अंदर कार्यपालिका पर आधारित 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। सारे के सारे एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, सभी पूर्व परीक्षा में आ चुके हैं और इनके आगामी एग्जाम में आने की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा हैं। इस वीडियो को पूरा देखना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी मज़ा भी आएगा आपको और काफ़ी नॉलेज भी मिलेगी। काम पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है शासन प्रशासन के अंतर्गत कार्यपालिका। हमारा चैप्टर जो चल रहा था वो था उत्तराखंड का राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा। उसके अंतर्गत हम शासन प्रशासन को पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत आज हम कार्यपालिका को डिस्कस करेंगे। पहला एमसीक्यू देखिए, उत्तराखंड राज्य का शासन प्रशासन संविधान के किस अध्याय के अनुरूप संचालित होता है? काफी अच्छा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7, अध्याय 4। तो इसका राइट आंसर है अध्याय 6। उत्तराखंड राज्य का शासन प्रशासन भी दोस्तों देश में जो संविधान है उसके अध्याय 6 के अनुरूप ही संचालित होता है। देश के अन्य राज्यों की भांति इसका शासन प्रशासन भी अध्याय 6 के भांति संचालित होता है। ठीक है, अध्याय 6 के अंदर कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? 152 से लेकर 237 तक। ठीक है, ये अनुच्छेद के अनुरूप ही हमारे राज्य का शासन प्रशासन संचालित होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। पॉलिटी भी आपकी यहाँ से स्ट्रांग होगी। उत्तराखंड जीके तो मिलेगी, साथ में आपको पॉलिटी की नॉलेज भी मिलेगी। देखिए, हमारे देश में इस समय पर राज्यों में संसदात्मक प्रणाली लागू है। तो हमारे जो राज्य हैं शासन प्रशासन की, हमारे राज्य में भी संसदात्मक प्रणाली लागू है। संसदात्मक प्रणाली के 3 अंग होते हैं। सबसे पहले होती है कार्यपालिका, जिसको आज हम डिस्कस कर रहेंगे, और इसके अलावा होता है विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल, और तीसरा होता है न्यायपालिका। ठीक है, विधानमंडल और न्यायपालिका पे वीडियो आगे आएगी। आज हम कार्यपालिका को डिस्कस करेंगे, क्योंकि कार्यपालिका के अंतर्गत भी इसके बहुत सारे अंग हैं। सबसे पहले आएगा राज्यपाल। राज्यपाल पर आधारित हमारे एमसीक्यू रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा मंत्रिपरिषद, जिसमें मुख्यमंत्री भी आएगा। ठीक है, इस पर हमारे एमसीक्यू रहेंगे। इसके अलावा सचिवालय। ठीक, आप चाहें तो मेरे संग संग लिख सकते हैं कार्यपालिका के अंगों के बारे में। इसके अलावा कार्यकारी विभाग, या फिर इनको निदेशालय भी बोल सकते हैं, और इसके अलावा महाधिवक्ता। इस पर हमारे आज के एमसीक्यू रहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उत्तराखंड राज्य के लिए राज्यपाल गवर्नर की व्यवस्था है? भाई, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो उत्तराखंड राज्य के लिए राज्यपाल या गवर्नर की व्यवस्था करता है? देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? वो है 153। हमारे देश के संविधान का 153 अनुच्छेद है दोस्तों। वो राज्यों के लिए एक राज्याध्यक्ष की व्यवस्था करता है, जिसको कि राज्यपाल या गवर्नर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राज्यपाल क्या होता है दोस्तों? राज्य सरकार का ये बोध कराता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति इसमें ही निहित होती है, और इन शक्तियों का प्रयोग दोस्तों वो अपने अंडर जो काम करते हैं, यानी कि अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। हमारे राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी यही होता है। ठीक है, और विश्वविद्यालयों का कुलपति भी यही होता है। राज्य का प्रथम नागरिक भी राज्यपाल ही होता है। अब बात करते हैं इसकी नियुक्ति की। तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत
5 वर्ष के लिए की जाती है। राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसकी जो नियुक्ति होती है उसमें कोई निर्वाचन प्रक्रिया का प्रयोग नहीं होता है, कोई वोट नहीं होता है। बस केंद्र सरकार की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कर दी जाती है। उसकी इच्छा तक वो अपने पद पर बना रहता है। 5 वर्ष के लिए की जाती है। हो सकता है कि राष्ट्रपति उसको पहले ही उसके पद से निकाल दे, ठीक है। और ये अनुच्छेद है 155, इसको भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कभी कभार राज्यपाल से रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला कि यहाँ पर आपको पॉलिटी भी पढ़ने को मिलेगी साथ में, ठीक है। तो ये चीज आपको आई होप की क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रसाद पर्यंत का मतलब समझ गए ना, कि यहाँ पर जिसका कोई भी निर्वाचन नहीं होता है तो राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही वो अपने पद पर बने रहता है। सामान्यतः 5 वर्ष के लिए उसकी नियुक्ति की जाती है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था है? वो है 153, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है और वो अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा। और इसके लिए अनुच्छेद कौन सा है? 155, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये चीज ध्यान रखना कि जो 153 से लेके 162 तक के अनुच्छेद हैं वो राज्यपाल से रिलेटेड, यानी कि राज्यपाल की भूमिका से रिलेटेड है। यहां पर राज्यपाल की भूमिका का वर्णन किया गया है 153 से लेके 162। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? भाई तो काफी इजी सा प्रश्न है, लेकिन आता है एग्जाम में। कौन थे प्रथम राज्यपाल? वो थे सुरजीत सिंह बनराला। जब 9 नवंबर 2000 को हमारे उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था तो प्रथम राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए थे सुरजीत सिंह बनराला, ठीक है। सुरजीत सिंह बनराला 2003 तक ये हमारे राज्यपाल रहे थे, ठीक है। अब बात करते हैं द्वितीय राज्यपाल की, तो वो थे सुदर्शन अग्रवाल, ठीक है। BL जोशी का नंबर है 3रा। इसके बाद आई थी मार्गरेट अल्वा, और जो अजीज कुरैशी है वो 5वें नंबर के राज्यपाल थे, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं, आप इसको ध्यान में रखना। जो अजीज कुरैशी का नंबर है वो कौन सा है? 5वें नंबर का राज्यपाल है, ठीक है। और अभी तक हमारे कुल कितने राज्यपाल बन चुके हैं? 8 राज्यपाल बन चुके हैं। अभी के नवीनतम जो हमारे राज्यपाल है वो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की प्रथम राज्यपाल कौन थी? प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो मैंने आपको क्या बताया कि प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों? वो थी मार्गरेट अल्वा। मार्गरेट अल्वा 2009 में हमारी राज्यपाल बनी थी, 2009 से 2012 तक, ठीक है। 2009 से लेकर 2012 तक मार्गरेट अल्वा हमारे उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आई? बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कौन आए भाई? इस बेबी रानी मौर्य के बाद कौन आए हैं अभी? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ये 7वें नंबर की राज्यपाल है, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। और मार्गरेट अल्वा कितने नंबर की है? 4थे नंबर की है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इससे रिलेटेड प्रश्न भी आते रहेंगे। देखिए यहाँ से आपके उत्तराखंड करंट भी बन जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह द्वारा शपथ कब ली गई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भी आते रहते हैं। अभी हाल में इनके द्वारा शपथ ली गई है। कब ली गई है? 15 सितंबर 2021 को, ठीक है। बेबी रानी मौर्य के इस्तीफा देने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने हमारे उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल के रूप में अपने पद को धारण किया है, यानी कि शपथ ली है 15 सितंबर 2021। अब देखिए अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उत्तराखंड में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? तो अब देखिए, शासन प्रशासन में अब कार्यपालिका के अंतर्गत हम राज्यपाल पढ़े थे, अब आ गया मंत्रिपरिषद। तो भाई सबसे पहले जब राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की वो नियुक्ति करता है, ठीक है। सबसे पहले किसकी नियुक्ति होती है? मुख्यमंत्री की। तो राज्यपाल के बाद होगी मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अब जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है उसके बाद जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, यानी कि वो भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। देखिए कितना अच्छा फैक्ट है, राष्ट्रपति नियुक्ति कर रहा है राज्यपाल की, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण कर रहा है। ऐसे ही जो हमारे
राज्य के मंत्री हैं, जो हमारे राज्य के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं हमारे राज्य के, वो क्या करते हैं, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। क्योंकि इस समय पर जो राज्यपाल है, राज्यपाल को सलाह कौन दे रहा, मुख्यमंत्री। देखिए, सबसे पहले राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को नियुक्त किया, अब मुख्यमंत्री सलाह देगा राज्यपाल को कि आप इनको मंत्री बना दो। तो उनकी सलाह पर राज्यपाल की इच्छा पर्यंत या उसके प्रसाद पर्यंत हमारे जो मंत्री हैं इनको अपना पद मिलता है। तब तक ये अपने पद पे बने रहते हैं जब तक राज्यपाल की इच्छा हो। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। ठीक है, अब मैं ये भी बता दूं कि हमारे टोटल कितने विधानसभा सीटें हैं, 70, एक है एंग्लो इंडियन। इसमें से जो मंत्री बन सकते हैं कुल मिला के 12। ठीक है, मैक्सिमम मंत्री कितने बन सकते हैं, 12, इसमें मुख्यमंत्री भी होगा। ठीक है, तो अगर आप मुख्यमंत्री को हटा दे तो टोटल कितने होंगे, 11 मुख्यमंत्री को छोड़ के। ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसे प्रश्न आ चुके हैं, अपर निजी सचिव परीक्षा में आ चुका है ऐसा प्रश्न, बहुत सारी परीक्षाओं में उत्तराखंड के ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। हमारे मंत्री परिषद में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, मुख्यमंत्री को शामिल करके। अगला प्रश्न देखिए, मंत्री परिषद की नियुक्ति के बाद राज्यपाल किस अनुसूची के तहत मंत्री परिषद को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो देखिए, जब मुख्यमंत्री को नियुक्त कर दिया, उसके अलावा बाकी के मंत्री नियुक्त करके, तो अब हमारी मंत्री परिषद बन चुकी है। मंत्री परिषद में अभी तक कितने हो गए भाई, 12 मंत्री हमारे नियुक्त हो चुके हैं। अब उनको शपथ दिलवाई जाएगी। उनको शपथ किस अनुसूची के तहत दिलवाई जाती है दोस्तों, पद एवं गोपनीयता की शपथ ये होती है अनुसूची 3 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अनुसूची 3 के अनुसार पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, और जितने भी मंत्रीगण हैं वो राज्यपाल के प्रसाद परंत अपने पद को धारण करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना कि जो हमारी राज्य मंत्री परिषद है वो अनेक एडमिनिस्ट्रेटिव हो कार्य, चाहे वित्तीय कार्य हो, उनको करती है। ठीक है, हमारे राज्य की जो वास्तविक कार्यपालिका का कार्य है वो मंत्री परिषद के द्वारा ही किया जाता है। तो ये प्रश्न भी आता है कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसमें होती है। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें होती है, राज्यपाल में, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसमें होती है, वो मंत्री परिषद में होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, हमारी जो राज्य कार्यपालिका है उसका वास्तविक प्रधान कौन होता है, वो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो राज्य कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान है वो कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। ये राज्य शासन का कप्तान कहलाता है। ठीक है, और मंत्रिमंडल में इसकी विशिष्ट स्थिति होती है। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री का एक तरह से शॉर्ट रूप भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इसके जो कार्य होते हैं वो दायित्व होते हैं वो प्रधानमंत्री से मिलते जुलते हैं। जैसे प्रधानमंत्री के कार्य और दायित्व देश में होते हैं, ऐसी मुख्यमंत्री के दायित्व और जो ड्यूटीज जो इसको मिलती है, कार्य मिलते हैं, वो राज्य में होते हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का लघु रूप है, ये भी आपको याद करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, भगत सिंह कोश्यारी, नित्यानंद स्वामी, नारायण दत्त तिवारी या फिर विजय बहुगुणा। तो कौन थे भाई, ये थे नित्यानंद स्वामी। ठीक है, ये प्रथम मुख्यमंत्री थे, अंतरिम मुख्यमंत्री थे। ठीक है ना, और ये 9 नवंबर 2000 को जब हमारे उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था तब ये अंतरिम मुख्यमंत्री बनाए गए थे। ठीक है, 2001 तक ये मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, इसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने, वो भी अंतरिम ही थे, भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी द्वितीय मुख्यमंत्री थे हमारे। ठीक है, इसके बाद जो तृतीय मुख्यमंत्री थे वो थे नारायण दत्त तिवारी, और ये प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। ठीक है ना, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, कौन थे, ये नारायण दत्त तिवारी थे। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रथम 3 मुख्यमंत्रियों के तो आपको नाम बिल्कुल एज इट इज याद होने चाहिए। तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, वो है नारायण दत्त तिवारी। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, यानी कि जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो विधानसभा चुनाव के बाद जिनको मुख्यमंत्री पद मिला था वो कौन थे, नारायण दत्त तिवारी। ठीक है, नारायण दत्त तिवारी हमारे उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहां पर से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, ये रहे थे उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री 2002 से लेकर 2007 तक। ठीक है, और ये पहले उत्तराखंड के ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने अपने
5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है, ठीक है। वरना उत्तराखंड में कोई भी मुख्यमंत्री अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। सिर्फ ND तिवारी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपना कार्यकाल पूरा कर पाए, 5 साल का, कांग्रेस के थे, ठीक है। और बाकी जो ऊपर के जो 2 थे अंतरिम वाले, कौन थे? वो BJP के थे, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भाई कांग्रेस की पहली निर्वाचित जब सरकार आई थी तो उस समय पर जो ND तिवारी थे वो एक ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और कई सारी परीक्षाओं में प्रश्न आ चुका है। उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन कब हुआ? 20 मार्च, 25 मार्च, 27 मार्च, 29 मार्च। तो इसका राइट आंसर है 27 मार्च 2016 को उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। उस समय पर जो हमारे मुख्यमंत्री थे वो थे हरीश रावत। ये हमारे 8वें नंबर के मुख्यमंत्री थे। इनको बहुमत साबित करना था। उस समय पर राजनीतिक संकट को देखते हुए भाई केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठा और उन्होंने राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लागू करवा दिया। उस समय पे जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? प्रणब मुखर्जी, ठीक है, ये आपको याद रखना। और राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? 356 अनुच्छेद है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो भाई उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, कौन है भाई? पुष्कर सिंह धामी हमारे उत्तराखंड के ये वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और ये आपके कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों? ये हैं 11वें नंबर के मुख्यमंत्री, ठीक है। तीरथ सिंह रावत के बाद बने पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी द्वारा शपथ कब ली गई? भाई उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी के द्वारा 4 जुलाई 2021 को शपथ ली गई थी, ठीक है। तीरथ सिंह रावत, उससे पहले थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है। तो देखा जाए तो जो हमारा त्रिवेंद्र सिंह रावत जब बने थे मुख्यमंत्री तो उसके बाद से 3 मुख्यमंत्री चेंज किए जा चुके हैं, ठीक है। त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और पुष्कर सिंह धामी। तो पुष्कर सिंह धामी हमारे उत्तराखंड राज्य के 11वें मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद देखिए एक और इंटरेस्टिंग प्रश्न, उत्तराखंड में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड किसके नाम पर दर्ज हो गया? अब देखिए उत्तराखंड में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री के पद में रहने का जो रिकॉर्ड है वो तीरथ सिंह रावत के नाम पे दर्ज हो गया। दोस्तों ये 115 दिन तक ही मुख्यमंत्री रह पाए, ठीक है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद बने थे तीरथ सिंह रावत, सिर्फ 115 दिन तक रह पाए थे। इससे पहले ये रिकॉर्ड भगत सिंह कोश्यारी के नाम पे था, 122 दिन तक रहे थे ये, ठीक है। भुवन चंद खंडूरी ये रहते 184 दिन तक, ठीक है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे लोवेस्ट नंबर ऑफ डेज में मुख्यमंत्री के पद पे रहने वाले, ठीक है। तो अभी जो रिकॉर्ड है तो भाई वो तो बना दिया तीरथ सिंह रावत ने, 115 दिन रहे, और भगत सिंह कोश्यारी 122 दिन, भुवन चंद्र खंडूरी जब अपने सेकंड कार्यकाल में आए थे, ठीक है। अभी जो भुवन चंद्र खंडूरी है मेजर जनरल, ये उत्तराखंड के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो 2 बार मुख्यमंत्री बने, ठीक है, 2 बार बने हैं मुख्यमंत्री, अभी तक किसी ने रिपीटेशन नहीं किया। तो भाई भुवन चंद्र जो खंडूरी थे, इन्होंने जो अपना दूसरा इनका जब शासनकाल आया, दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बने, तब क्या हुआ कि भाई ये केवल सिर्फ 184 दिन तक ही रह पाए, लेकिन इनके तो रिकॉर्ड तोड़ने वाले और भी आ गए। तीरथ सिंह रावत 115 दिन तक, तो मैं हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 115 दिन तीरथ सिंह रावत, भगत सिंह कोश्यारी 122 दिन, भुवन चंद्र खंडूरी 184 दिन तक मुख्यमंत्री रहे। अगला प्रश्न देखिए, सचिवालय के प्रशासनिक अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? कैबिनेट सचिव, प्रधान सचिव, शासन सचिव या फिर मुख्य सचिव? तो इसका राइट आंसर है मुख्य सचिव। अब ये प्रश्न आ गया दोस्तों सचिवालय से। जैसे कि हमने अभी देखा कि भाई राज्य की वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है? मंत्री परिषद होती है। लेकिन दोस्तों ये तो होते हैं जनप्रतिनिधि, यानी कि जनता के द्वारा ये चुनकर आते हैं, तो इनको प्रशासन के बारे में नॉलेज हो ये जरूरी नहीं होता है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज किसको होगी, वो तो IAS को होगी ना। तो भाई जो प्रशासन की अगर नॉलेज है और प्रशासनिक सहायता चाहिए, परामर्श चाहिए,
तो एक प्रशासनिक निकाय का गठन किया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सचिवालय बोलते हैं। यानी कि ये परामर्श देता है, सहायता देता है मंत्री परिषद को, ठीक है, ताकि वे अपने कार्य को या प्रशासन को चला सकें। तो मुख्य सचिव इसका क्या होता है, नेतृत्वकर्ता होता है। यानी कि मुख्य सचिव के नेतृत्व में ही एक प्रशासनिक निकाय का गठन किया जाता है जो कि मंत्री परिषद को सहायता करता है, परामर्श देता है प्रशासन चलाने में, ठीक है ना। क्योंकि भाई जो मंत्री हैं वो तो उनको इतनी नॉलेज कहाँ, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज, तो भाई उनकी मदद के लिए ही सचिवालय का गठन किया जाता है मुख्य सचिव के नेतृत्व में। तो सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, वो मुख्य सचिव होता है। और प्रत्येक विभाग के जो सचिव होते हैं उनको शासन सचिव बोला जाता है। जनरली ये सारे के सारे क्या होते हैं, आईएएस होते हैं, ठीक है, और वरिष्ठ और अनुभवी सदस्य होते हैं। मतलब आईएएस के वरिष्ठ अनुभवी सदस्य ये होते हैं, ठीक है, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। भाई कौन थे उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्य सचिव, ठीक है, तो कौन थे भाई, अजय विक्रम सिंह थे, अशोक कांसरण थे, ओम प्रकाश थे, या फिर उत्पल कुमार थे। तो भाई कौन थे, ये थे अजय विक्रम सिंह। उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्य सचिव की बात हो रही है, अजय विक्रम सिंह थे, ठीक है। अशोक कांसरण कौन है भाई, ये अशोक कांसरण तो प्रथम महानिदेशक थे हमारे उत्तराखंड पुलिस के, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ओम प्रकाश की बात करें तो ओम प्रकाश अभी हट चुके हैं, ठीक है, मतलब कि मुख्य सचिव ओम प्रकाश थे, अब तो क्या आ गए, संधू आ गए, ठीक है। तो ओम प्रकाश 16वें नंबर के मुख्य सचिव थे हमारे राज्य प्रशासन के। अब उनकी जगह किसने ले ली है, संधू ने ले ली है, ठीक है। तो ये अभी, ठीक है, और उत्पल कुमार इससे पहले थे, ठीक है। ओम प्रकाश से पहले कौन थे, उत्पल कुमार हमारे मुख्य सचिव थे, 15वें नंबर के मुख्य सचिव थे। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अजय विक्रम सिंह हमारे कौन थे, प्रथम मुख्य सचिव थे। अशोक कांसरण हमारे प्रथम महानिदेशक थे यूके पुलिस के, ठीक है। ओम प्रकाश हमारे अभी इससे पहले सचिव थे। ओम प्रकाश जब संधू बने हैं तो उससे पहले हमारे कौन थे, ओम प्रकाश ही थे, ठीक है। अब जैसे ही फिर धामी लोग आए, फिर उसके बाद वो उनको हटा दिया गया, ठीक है। अब उत्पल कुमार हमारे क्या है, उत्पल कुमार हमारे 15वें नंबर के मुख्य सचिव थे, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड राज्य के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है। तो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे वर्तमान मुख्य सचिव हैं सुखबीर सिंह संधू। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है, सुखबीर सिंह संधू हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, राज्य में मुख्य सचिव का स्थान एवं कार्य किसके समतुल्य होता है। राज्य में मुख्य सचिव का स्थान एवं कार्य किसके समतुल्य, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट सचिव, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कैबिनेट सचिव, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो राज्य में जो स्थान और कार्य मुख्य सचिव का है, केंद्र में वही स्थान और कार्य कैबिनेट सचिव का होता है, ठीक है। मुख्य सचिव हमारे राज्य प्रशासन का केंद्र है, या धुरी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। हमारे जो राज्य का सचिवालय दोस्तों, वो राज्य प्रशासन के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में काम करता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सरकारी जो भी हम पॉलिसी बनाते हैं उनके लिए आवश्यक सामग्री को मतलब एकत्र करना, इकट्ठा करना, उनको एनालाइज करना, उनको मंत्रिमंडल के सामने रखना, मंत्रियों के सामने रखना, वही सचिवालय का काम होता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन है इसमें पद, वो है मुख्य सचिव का, ठीक है। और मुख्य सचिव बिल्कुल केंद्र के कैबिनेट सचिव के समान होता है। अगला प्रश्न देखिए, संवैधानिक प्राविधान के अनुसार उत्तराखंड राज्य के मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कितने सदस्य हो सकते हैं भाई, मंत्रिमंडल में 12 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। अधिकतम 12 सदस्य हो सकते हैं मुख्यमंत्री को जोड़कर। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो कि हमारे मंत्रियों के बारे में होगा, कौन किस विभाग का मंत्री है ये भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ज़्यादातर प्रश्न इससे आते हैं। तो पहले देखिए, राज्य संपत्ति, राजस्व मंत्री, न्याय, सूचना, तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है। तो ये कौन है, सतपाल महाराज है, हरक सिंह रावत है, पुष्कर सिंह धामी या फिर बंशीधर भगत। तो पुष्कर सिंह धामी जो हमारे राज्य के 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इन विभागों को अपने पास ही रखा है। ये हमारे राज्य संपत्ति मंत्री भी हैं, तकनीकी शिक्षा मंत्री भी हैं, ये खटीमा सीट से विधायक हैं, ठीक है। हालांकि हम विधानमंडल के बारे में आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ ये खटीमा से हैं, ठीक है, खटीमा से विधायक हैं।
इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, सिंचाई, लघु सिंचाई, लोक निर्माण विभाग, पर्यटन मंत्री कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। हरक सिंह रावत, सतपाल महाराज, बंशीधर भगत या फिर बिशन सिंह चुफाल? तो इसका राइट आंसर है सतपाल महाराज। अभी दोस्तों इनको पीडब्ल्यूडी विभाग दिया गया, पीडब्ल्यूडी जैसा विभाग इनको दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। अभी हाल में ही विभागों के कुछ बंटवारे हुए थे, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो सतपाल महाराज हैं इनको पीडब्ल्यूडी मंत्री बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सतपाल महाराज कहाँ से हैं? चौबट्टा खाल से हैं। ठीक है, मैं आपको बताते हुए भी चले जाऊंगा कहाँ कहाँ से कौन कौन विधायक हैं, आप इसको नोट कर लेना। चौबट्टा खाल से विधायक हैं। अगला प्रश्न देखिए, वन, श्रम, आयुष, ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री कौन है? हरक सिंह रावत, सतपाल महाराज, बिशन सिंह चुफाल या फिर सुबोध उनियाल? तो इसका राइट आंसर है हरक सिंह रावत। हरक सिंह रावत को भी हाल में ही ऊर्जा मंत्री बनाया गया है। ठीक है, बाकी तो पहले ही थे इनमें, वन मंत्री ये थे ही पहले से, श्रम आयुष था ही, तो अभी इनको ऊर्जा का भी दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी हाल में ही ऊर्जा मंत्री बने हैं। तो हरक सिंह रावत कोटद्वार से विधायक हैं। कहाँ से हैं? कोटद्वार से। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, शहरी विकास मंत्री, आवास मंत्री, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? विधायी एवं संसदीय कार्य मंत्री कौन है? ये यानी कि मैंने अब कोशिश करी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा विभागों को इंक्लूड कर दूं, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। हो सकता है आपसे पूछ ले शहरी विकास मंत्री कौन है या विधायी एवं संसदीय कार्य मंत्री कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्टली, ये है बंशीधर भगत। बंशीधर भगत जो कि कालाढूंगी क्षेत्र से विधायक हैं, कालाढूंगी। ठीक है, कालाढूंगी, और ये पूर्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये हैं इस समय के हमारे शहरी विकास आवास मंत्री बंशीधर भगत। अगला प्रश्न देखिए, पेयजल, जनगणना, वर्षा जल संग्रहण, ग्रामीण निर्माण मंत्री कौन है? यानी कि हमारे पेयजल मंत्री कौन है, जलगणना मंत्री कौन है, ऐसे करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ग्रामीण निर्माण मंत्री कौन है? ठीक है, तो वो कौन है दोस्तों? वो है बिशन सिंह चुफाल। बिशन सिंह चुफाल जो कि डीडी हाट सीट से विधायक हैं। ठीक है, डीडी हाट। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कृषि शिक्षा, उद्यान एवं फल उद्योग, रेशम विकास मंत्री कौन है? यानी कि हमारे कृषि मंत्री कौन है, कृषि शिक्षा मंत्री कौन है, उद्यान एवं फल उद्योग मंत्री कौन है? तो दोस्तों वो हैं सुबोध उनियाल। सुबोध उनियाल जो कि नरेंद्र नगर के विधायक हैं, नरेंद्र नगर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विद्यालय शिक्षा, बेसिक, माध्यमिक, यानी कि जो हमारी विद्यालय शिक्षा है, प्राइमरी और आपकी माध्यमिक शिक्षा, इनके बारे में बात हो रही है। खेल मंत्री कौन है? पंचायती राज मंत्री, युवा कल्याण मंत्री कौन है? भाई कौन है? सभी जानते हैं, अरविंद पांडे। हमारे संग कई लोग शिक्षक हैं, तो इतना तो पता ही होना चाहिए कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, विद्यालय की बात हो रही है, उच्च शिक्षा की बात नहीं हो रही है। उच्च शिक्षा में तो धन सिंह रावत हैं, लेकिन जो विद्यालय बेसिक शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री, पंचायती राज मंत्री कौन है? अरविंद पांडे हैं। ये गदरपुर सीट से विधायक हैं। ठीक है, गदरपुर सीट। अगला प्रश्न देखिए, सैनिक कल्याण, औद्योगिक विकास, खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री कौन है? सैनिक कल्याण मंत्री कौन है भाई? कौन है? ये हैं गणेश जोशी, जो कि मसूरी से विधायक हैं। ठीक है, मसूरी के विधायक हैं ये, और ये हमारे सैनिक कल्याण मंत्री हैं, औद्योगिक विकास मंत्री हैं, ग्रामोद्योग मंत्री हैं। अगला प्रश्न देखिए, सहकारिता, प्रोटोकॉल, उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन है? काफी अच्छा प्रश्न है भाई। कौन है ये मंत्री? हमारे रेखा आर्या, धन सिंह रावत, इसके अलावा बिशन सिंह चुफाल या फिर गणेश जोशी? तो इसके राइट आंसर है, मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारे उच्च शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है दोस्तों? धन सिंह रावत। ठीक है, धन सिंह रावत जो कि श्रीनगर से विधायक हैं। ठीक है, अभी इनको स्वास्थ्य मंत्री भी बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्वास्थ्य मंत्री, जो कि ये 4 साल के बाद कोई मंत्री बना है स्वास्थ्य मंत्री। तो अभी इनको इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई जब मुख्यमंत्री की दौड़ थी तो सबसे पहले धन सिंह रावत का भी नाम आ रहा था, तो पुष्कर सिंह धामी ने इनको इंपॉर्टेंट विभाग दिया है। तो धन सिंह रावत स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, ये भी आप याद रखेंगे धन सिंह रावत का। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, महिला सशक्तिकरण में बाल विकास, पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य पालन मंत्री कौन है? भाई महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री, पशुपालन मंत्री, ये एवं होगा, में नहीं होगा। ठीक है, एवं होगा। में ये मंत्री कौन है? यतीश्वरानंदन,
ये सॉरी यतीश्वरानंद, रेखा आर्या, धन सिंह रावत या फिर गणेश जोशी। तो इसका राइट आंसर है रेखा आर्या। ठीक है, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री सभी लोग जानते होंगे, पशुपालन मंत्री भी हैं, दुग्ध विकास मंत्री भी हैं। ठीक है, ये हमारे राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार में। ठीक है, तो धन सिंह रावत हो गए और ये आपके क्या कहते हैं रेखा आर्या हो गई और यतीश्वरानंद, ये हमारे 3 राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के। ठीक है, तो रेखा आर्या इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर गलती से उत्तर सी लिख रखा है, उत्तर मतलब ये टाइपिंग मिस्टेक होगी, तो आप ध्यान रखना कि इसका बी वाला आंसर सही है, रेखा आर्या। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भाषा पुनर्गठन, ग्राम विकास, गन्ना विकास, चीनी उद्योग मंत्री कौन है? तो ये मंत्री कौन है दोस्तों? ये हैं यतीश्वरानंद। ठीक है, यतीश्वरानंद हैं, यही हमारे ग्राम विकास और क्या कहते हैं ये मंत्री है। अभी इनको क्या कहते हैं, अभी हाल में ही इनको ग्राम विकास मंत्री का पद दिया गया है। ठीक है, तो ये अभी हाल का है, तो ये प्रश्न आ सकता है कि क्योंकि अभी हाल में ही जो विभाग बांटे गए हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न भी आने की दोस्तों संभावनाएं रहेंगी। ठीक है, तो यतीश्वरानंद, ठीक है, तो ये कहाँ से हैं? ये हैं हरिद्वार से। ठीक है, हरिद्वार, तो हरिद्वार ग्रामीण, हरिद्वार का जो ग्रामीण है ना क्षेत्र, वो वहाँ के विधायक हैं, हरिद्वार ग्रामीण। तो यहाँ से ये विधायक है हरिद्वार ग्रामीण से। ठीक है, अच्छा रेखा आर्या कहाँ से थी? ये थी सोमेश्वर से। ठीक है, इसको बताना भूल गया था मैं। तो रेखा आर्या कहाँ से है? सोमेश्वर से। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, परिवहन, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, आबकारी, निर्वाचन मंत्री कौन है? तो भाई वो कौन है? देखिए, पहले थे ये यशपाल आर्य। ठीक है, यशपाल आर्य के द्वारा हाल में ही इस्तीफा दे दिया गया है बीजेपी से और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। ठीक है, तो भाई अब यशपाल आर्या नहीं रह गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी ने ये विभाग अब अपने पास ही रख लिए हैं। पहले परिवहन मंत्री वही थे, समाज कल्याण मंत्री भी वही थे। कौन थे? यशपाल आर्या थे, क्योंकि अब इन्होंने पार्टी छोड़ दी है बीजेपी की, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इसके बाद ये भी कांग्रेस में शामिल हो गए, यानी कि पहले भी कांग्रेस से ही आए थे, अब दोबारा से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अभी हमारा एक पद खाली चल रहा है, एक मंत्री परिषद में एक पद खाली चल रहा है। अभी हमारे टोटल 11 ही मंत्री हैं मंत्री परिषद में। हालांकि वैसे देखा जाए तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के टाइम पे 9 ही थे, वहां पर समय पे तो 3 खाली चल रहे थे। ठीक है, लेकिन जब तीरथ सिंह रावत और पुष्कर सिंह धामी आए तो उन्होंने पदों को भरने का प्रयास किया, लेकिन हालांकि यशपाल आर्या ने छोड़ दिया, तो अभी हमारे 11 ही मंत्री हैं मंत्री परिषद में। अगला प्रश्न देखिए, राज्य प्रशासन में कार्यपालिका अंतर्गत मंत्री परिषद, सचिवालय के बाद तीसरा प्रमुख अवयव कौन है? तो भाई दोस्तों, अभी तक हमने राज्य प्रशासन में राज्यपाल के बारे में डिस्कस कर लिया, उसके बाद हमने मंत्री परिषद और सचिवालय के बारे में भी डिस्कस कर लिया। अब बता रहे हैं कि इसके बाद तीसरा मुख्य कंपोनेंट क्या हो सकता है? राज्यपाल, महाधिवक्ता, विधानसभा या फिर कार्यकारी विभाग? तो इसका राइट आंसर है कार्यकारी विभाग या फिर निदेशालय भी इसको बोला जाता है। ठीक है, देखिए जो हमारे मंत्री परिषद है ये तो है राजनीतिक प्रमुख, जबकि सचिवालय हमारा क्या होता है? प्रशासनिक प्रमुख होता है। ठीक है, अब जो तीसरा कंपोनेंट होता है वो होता है कार्यकारी विभाग या निदेशालय। ठीक है, ये दोनों के दोनों यानी मंत्री परिषद और सचिवालय ये नीति निर्माण से रिलेटेड है, यानी कि ये क्या करते हैं? पॉलिसी का निर्माण करते हैं, लेकिन उसका क्रियान्वयन कौन करेगा? वो करेगा कार्यकारी विभाग, यानी कि निदेशालय क्रियान्वयन के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार संस्था होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कौन नीति के क्रियान्वयन के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार संस्था है? तो वो कौन है दोस्तों? कार्यकारी विभाग, यानी कि निदेशालय हमारे किसी भी नीति के को अगर आपने करना है, उसका क्रियान्वयन होगा तो पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। तो पॉलिसी मेकिंग के लिए कौन है? वो है आपके मंत्री परिषद और हमारा सचिवालय, लेकिन जो पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन है वो हमारे कार्यकारी विभाग यानी निदेशालयों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कार्यकारी विभागों यानी कि निदेशालयों के विभागाध्यक्ष सामान्यतः कौन होते हैं? भाई हमारे जो विभाग हैं, जैसे कई सारे विभाग हैं, सिंचाई विभाग है, गृह विभाग है, पुलिस विभाग है, जेल विभाग है, नहीं है, तो ये कई सारे विभाग है, पीडब्ल्यूडी विभाग है, इनके विभागाध्यक्ष सामान्यतः कौन होते हैं? ये दोस्तों हमारे जो विभाग हैं इनके अध्यक्ष जो सामान्यतः होते हैं वो होते हैं शासन सचिव। ठीक है, एक शासन सचिव के अंदर वैसे कई सारे विभाग होते हैं। ठीक है, तो जो शासन सचिव होता है वही विभाग का विभागाध्यक्ष कहलाता है। ठीक है,
विभाग के क्या होते हैं, फिर आगे भी क्या होती है, कई सारी इकाइयाँ होती नीचे तक फैली हुई, फिर उनके भी क्या होते हैं, कई सारे डिवीजन हुए रहते हैं। ठीक है, जैसे पीडब्ल्यूडी है तो भाई पीडब्ल्यूडी का क्या होगा, एक विभागाध्यक्ष भी होगा, सचिव हो गया, फिर उसके बाद उसके नीचे नीचे को अपने क्या होगा, फैलते हुए चले जाएंगे। ठीक है, फिर चीफ स्तर के ऑफिस होंगे, फिर ऐसे करके क्या कहते हैं, नीचे नीचे फिर आपके मंडल स्तर में चले जाओगे, डिवीजन ऑफिस होंगे, फिर ना फिर जिले लेवल के ऑफिस होंगे, ऐसे करके चलता है काम। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया भाई, शासन सचिव है वो आपका क्या होता है, इनका कार्यकारी विभागों का विभागाध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न देखिए, सामान्य एवं राजस्व प्रशासन में विभागाध्यक्ष के बाद कौन मंडल में उच्च स्तर का अधिकारी होता है? भाई कौन होता है मंडल में उच्च स्तर का अधिकारी? ठीक है, देखिए सामान्य और राजस्व प्रशासन में विभागाध्यक्ष के बाद हमारे मंडल में उच्च स्तर का अधिकारी होता है, वो होता है मंडलायुक्त। ठीक है, मंडलायुक्त यानी कि जो हमारे दो मंडल हैं, एक है कुमाऊं मंडल, एक है गढ़वाल मंडल। तो भाई कुमाऊं मंडल का जो कमिश्नर होगा वो इंपॉर्टेंट और उच्च स्तर का अधिकारी होता है हमारे मंडल में। इसी तरह से फिर गढ़वाल मंडल है तो गढ़वाल मंडल का मंडलायुक्त यानी कि मंडल अधिकारी या फिर कुमाऊं, उसको गढ़वाल कमिश्नर बोलेंगे, वो ही क्या होता है, विभागाध्यक्ष के बाद हमारे उच्च स्तर का कार्यकारी अधिकारी होता है। अपने मंडल में शांति व्यवस्था को बनाए रखना, वहाँ राजस्व वसूली, अन्य कार्य सभी की देखभाल को वो करता है। ठीक है, तो हमारे अभी कितने मंडल हैं दोस्तों? दो मंडल हैं, गढ़वाल और कुमाऊं। इनके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और गढ़वाल मंडल में सबसे ज़्यादा 7 जिले हैं, जबकि कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं। ठीक है, और हमारे कुल कितने जिले हैं दोस्तों? 13 जिले हैं। अगला प्रश्न देखिए, मंडल के नीचे किसके नेतृत्व में जिले होते हैं? तो भाई हमारे कितने जिले हैं? कुल 13। तो किसके नेतृत्व में होते हैं? जिलाधिकारी के। ठीक है, हमारे जो डीएम हैं उनके नेतृत्व में जिले होते हैं। जो जैसे भाई कमिश्नर हो गए, फिर कमिश्नर के अंडर में हमारे क्या होंगे? जिलाधिकारी होंगे। जैसे हमारे कुमाऊं कमिश्नर हैं तो वो कौन है? श्री सुशील कुमार। सुशील कुमार हमारे क्या है? कमिश्नर है। इसी तरह से जो गढ़वाल कमिश्नर है वो कौन है? रविनाथ रमन है। तो जो रविनाथ रमन है और सुशील कुमार हैं ये हमारे मंडल के कमिश्नर हैं। ठीक है, अब इनके अंडर क्या होंगे? जिलाधिकारी होंगे। जैसे कि भाई गढ़वाल कमिश्नर है, गढ़वाल कमिश्नर के अंदर आपके कितने हैं? 7 वहां पर जिले हैं, तो उसके अंडर पे 7 डीएम काम करते होंगे, 7 जिलाधिकारी होंगे। इसी तरह से जो हमारे कुमाऊं मंडल के कमिश्नर हैं यानी श्री सुशील कुमार, उनके अंदर 6 जिले, तो वहां 6 जिलाधिकारी उनके अंडर में काम करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जिले के नीचे किसके नेतृत्व में तहसीलें होती हैं? ठीक है, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, जिलाधिकारी या फिर मंडलायुक्त? तो इसका राइट आंसर है उप जिलाधिकारी। ठीक है भाई, जो तहसील है इनको उप जिला भी बोला जाता है। हमारे राज्य में इस समय पे कितनी तहसीलें? 110 तहसीलें हैं। ठीक है, तो भाई अगर एक जिलाधिकारी है, जैसे मान लेते हैं अल्मोड़ा का जिलाधिकारी, तो अल्मोड़ा में कितनी तहसीलें? 12 तहसीलें। तो एक अगर अल्मोड़ा का जो डीएम होगा उसके अंदर कितने एसडीएम होंगे? 12 एसडीएम होंगे, यानी कि 12, क्योंकि 12 वहाँ पर तहसीलों की संख्या है, तो भाई जो तहसील का अधिकारी होता है वो आपका क्या होता है? उप जिलाधिकारी होता है, यानी कि एसडीएम होता है। ऐसे ही नैनीताल है, नैनीताल में 9 तहसीलें हैं, तो वहाँ पर 9 एसडीएम काम करेंगे। पिथौरागढ़ में 13, सबसे ज़्यादा तहसीलें हैं, तो वहाँ पर 13 एसडीएम काम करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये चलता है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य गठन के समय पे राज्य में कितनी तहसीलें थी? बड़ा अच्छा प्रश्न है। जब 9 नवंबर 2000 को गठन हुआ था हमारे राज्य का, तो उस समय पर केवल 49 तहसीलें हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर 2004 में लोकसभा चुनाव हमारे होने वाले थे, उससे पूर्व में 29 नई तहसीलों का गठन किया गया, तब जाके हमारी तहसीलें 78 हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राज्य में 29 नई तहसीलों का गठन कब किया गया, जिससे कि राज्य में कुल तहसीलों की संख्या कितनी हो गई? 78 हो गई। तो भैया अभी मैंने आपको बताया मई 2004 में जबकि लोकसभा चुनाव होने वाले थे, तो 29 नई तहसीलों का गठन हुआ था, जिससे कि हमारी कुल तहसीलों की संख्या 78 हो गई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों हमारे विकास प्रशासन के भी स्तर होते हैं, जैसे कि सबसे ऊपर का राज्य स्तर होता है, फिर जिला स्तर होता है, फिर नीचे ब्लॉक स्तर होता है। तो ब्लॉक हमारे टोटल यानी कि कितने ब्लॉक हैं दोस्तों? 95 हमारे क्या हैं? ब्लॉक हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कभी कभार पूछा जाता है कि उप तहसील कितनी है हमारी, तो मैंने आपको बताया था कि हमारी 18 उप तहसील हैं। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि 18 हमारे जिले मतलब हमारे राज्य में उप तहसील हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में राज्य में कुल कितनी तहसीलें? तो मैंने अभी आपको बताया 110 तहसीलें हैं, 18 क्या हैं? उप तहसील हैं। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार? 168, 165, 166, 164, तो इसका राइट आंसर है 165। संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कोई भी अवधि इसकी फिक्स नहीं है, कोई भी टाइम नहीं है, और ये भी उसके प्रसाद पर्यंत को अपने पद को धारण करता है। ठीक है, महाधिवक्ता के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये हमारे राज्य का विधि का सर्वोच्च अधिकारी होता है। ठीक है, विधि विषयों में ये हमारे राज्यपाल को सलाह देता है। ठीक है, और राज्यपाल के जो भी कार्य होंगे, विधि से संबंधित कार्य होंगे, उनका ये संपादन करता है। ठीक है, आपने एक नाम और सुना होगा, भारत का महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी, महान्यायवादी के लिए अनुच्छेद है 76। ठीक है भाई, जो हमारे महान्यायवादी की केंद्र में स्थिति होती है, वैसे ही राज्य में जो महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल, इसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, तो एडवोकेट जनरल की स्थिति वही होती है जो कि केंद्र में अटॉर्नी जनरल की होती है। ये आप ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, जैसे कि अटॉर्नी जनरल क्या कर सकता है, जैसे अटॉर्नी जनरल क्या कर सकता है, हमारे लोकसभा राज्यसभा के दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ऐसे ही जो ये महाधिवक्ता है, ये हमारे राज्य के दोनों सदनों में भाग ले सकता है, उनकी बैठकों में भाग ले सकता है। ठीक है, यानी कि हमारी विधानसभा में भाग ले सकता है, विधान परिषद में भाग ले सकता है, लेकिन ये उनमें मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न महाधिवक्ता से रिलेटेड आ सकते हैं, पॉलिटी का ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ठीक है, इस पद पे वही नियुक्त होना चाहिए जो कि भारत का नागरिक हो और 10 वर्ष से ज़्यादा समय से न्यायिक कार्य से जुड़ा हुआ हो, या किसी 10 वर्ष से उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हो। तो ये एडवोकेट जनरल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। हर राज्य का अपना एक एडवोकेट जनरल होता है, लेकिन भारत का एक ही अटॉर्नी जनरल होता है। ऐसे करके आप इसको समझिए। अगला प्रश्न देखिए, राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है? तो मैंने आपको बताया इसकी कोई भी निश्चित अवधि नहीं होती है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है? तो वो कौन होता है भाई? एडवोकेट जनरल होता है, यानी कि महाधिवक्ता। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो भाई उत्तराखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता थे मेहरबान सिंह नेगी। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न भी पूछा गया है कई बार। उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? ठीक है, एडवोकेट जनरल। तो अभी आपने को पता होगा भाई, एजी कार्यालय में तो निकली है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की पोस्ट है ना, तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन वहीं हो जाए। अभी उसकी डेट तो पता नहीं है, लेकिन एजी कार्यालय जो कि नैनीताल में है, एडवोकेट जनरल का कार्यालय है, हाईकोर्ट के जस्ट ऊपर पे है, तो वहां पर अभी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पद निकले हुए हैं। वहां हो सकता है आपने अप्लाई किया हो सकता है कि आप एडवोकेट जनरल के अंदर समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दें। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड राज्य के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? तो अभी हैं सूर्य नारायण बाबुलकर, 2017 से बने हुए हैं ये। SN बाबुलकर ये हमारे उत्तराखंड राज्य के वर्तमान अधिवक्ता है। अगला प्रश्न देखिए, हमारे उत्तराखंड के 2 बार मुख्यमंत्री कौन रह चुके हैं? तो मैंने अभी आपको बताया था कि उत्तराखंड के 2 बार जो मुख्यमंत्री हैं वो रह चुके हैं मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी। ठीक है, जो इनका दूसरा कार्यकाल था वो तो बहुत ही कम समय का था, 184 दिन का केवल उनका कार्यकाल था। ठीक है, और जो भुवन चंद्र खंडूड़ी हैं, इनको मैं आपको बता दूं कि वो कौन कौन से क्रम में रह चुके हैं हमारे मुख्यमंत्री। एक तो रह चुके हैं वो चौथे क्रम के, ठीक है, चौथे नंबर पे रहे थे मुख्यमंत्री, और इसके अलावा छठे नंबर पे वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनके बीच में आगे थे रमेश पोखरियाल निशंक, यानी मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी को बनाया गया, फिर उसके बाद उनको हटा के रमेश पोखरियाल निशंक को बनाया गया, फिर रमेश पोखरियाल निशंक को हटाया गया और मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी को मुख्यमंत्री बनाया गया। और ये तीनों के तीनों क्या हैं? भाजपा के ही हैं। मतलब तीनों का मतलब 2 जो मुख्यमंत्री हैं दोनों भाजपा के हैं। इसके बाद क्या हुआ था? कांग्रेस आ गई थी, तो विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री बना दिया गया था।
इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय कहाँ पर अवस्थित है? काफ़ी सिंपल है, नैनीताल में ये अवस्थित है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। आगे आने वाली जो वीडियो होगी न्यायपालिका की, उसमें हम बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। तो 50 प्रश्न पूरे करने थे, तो मैंने प्रश्न डाल दिया है उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है। लेकिन ये प्रश्न भी आ चुका है महिला सब इंस्पेक्टर की परीक्षा, कांस्टेबल की परीक्षा में सभी प्रश्न आ चुके हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसे प्रश्न नहीं आते, बिल्कुल आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जो कि सेशन का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा या फिर राज्य के राज्यपाल द्वारा? तो इसका राइट आंसर है राज्य के राज्यपाल द्वारा। मैंने अभी आपको बताया था, राज्य के राज्यपाल के द्वारा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति की जा चुकी करती है। ये अपर निजी सचिव परीक्षा 2017 में प्रश्न आ चुका है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न आते हैं, राज्य के राज्यपाल के द्वारा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, उसके प्रसाद पर्यंत ही अपने पद को ये धारण करता है, कोई भी निश्चित अवधि इसकी नहीं होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप कि अच्छी लगी होगी, जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। पसंद आए काम तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, इसमें कुछ नहीं जाता आपका। ये सारा का सारा जो कंटेंट है इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और जब आप इसको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमें एक कॉन्फिडेंस मिलता है, हमें ऐसा लगता है कि हमें और अच्छा काम आपके लिए करना चाहिए, इससे भी बेटर आपके लिए करना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय। अच्छे से दिवाली मनाइए, सेफ दिवाली मनाइए।